तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। तो मान के चलो आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और आपने एक शेयर खरीद लिया T=0 यानी कि टुडे 100 रुपये का। तो 100 रुपये आपके लिए कैश आउटफ्लो होगा, यानी आपकी जेब से पैसा जाएगा तो कैश आउटफ्लो। तो आपके लिए 100 रुपये कैश आउटफ्लो हो गया। ये आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। शेयर्स आपने इसलिए परचेज़ किया था कि आप उसमें से रिटर्न कमा पाओ, तो शेयर आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गया। आप एक्सपेक्टेशन रखे थे, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड रेट था 10% पर एनम, यानी कि एक साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी 10%। यानी आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे कि T=1 ईयर पे आपको रिटर्न मिल जाएगा 10% इंटू 100 रुपये, यानी कि 10 रुपये का। मतलब आप ये एक्सपेक्टेशन रखे थे कि आपको कैश इनफ्लो होगा 100 रुपये प्लस 10 रुपये, यानी 110 रुपये। मान के चलो आप एक्सपेक्टेशन जो रखे थे वो ये रखे थे कि जो शेयर की प्राइस है वो 100 रुपये से 110 रुपये हो जाएगी। तो अगर आज मैंने 100 रुपये में उसको परचेज़ कर लिया तो T=0 में मेरा कैश आउटफ्लो होगा 100 रुपये। और T=1 ईयर यानी एक साल के बाद जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था कि जो शेयर की प्राइस है वो 110 हो जाएगी, तो 110 मेरे लिए होगा कैश इनफ्लो, मतलब मैं शेयर को बेच दूंगा। तो एक तरीके से मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गई 110, मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हो गई 110, और मेरी जो परचेज प्राइस है दैट इज़ माई 100। तो 100 रुपये मैंने कोई चीज़ ली, एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ कि 110 में बेचूंगा, 10 रुपये का रिटर्न कमा लूँगा। बट एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में एक साल के बाद उस शेयर का जो रेट है वो 112 रुपये हो गया। 112 का मतलब ये होगा कि आपने रिटर्न कितना कमाया? आपने कमाया 12 रुपये, यानी कि 100 रुपये में आपने कोई चीज़ परचेज़ की, 112 में बेच दी, तो 12 रुपये आपका रिटर्न होगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि आपने 12% का रेट ऑफ रिटर्न कमाया, यानी कि 12% ऑफ 100 रुपीज़ आपने 12 रुपये कमाए। तो योर रिटर्न इज़ 12 रुपीज़ एंड योर कैश इनफ्लो इज़ 100 प्लस 12, यानी कि 112। तो इन रियलिटी आपको एक्स्ट्रा 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। यानी कि आप ये सोच रहे थे कि आपको 110 रुपये मिल जाएं, आप 10 रुपये का फ़ायदा कमा लो, लेकिन आपको तो 12 रुपये मिल गए, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपने एक्स्ट्रा 2 रुपये का रिटर्न कमा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड रेट हो गया और एक्चुअल रेट हो गया। एक्सपेक्टेड रेट हो गया 10% पर एनम, एक्चुअल रेट हो गया 12% पर एनम। एक्चुअल रेट यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ वी नो दैट T=0 का कैश आउटफ्लो होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड कैश इनफ्लो इन द फ्यूचर इज फ्यूचर वैल्यू। मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू सिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कैश आउटफ्लो आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू होगा और कैश इनफ्लो आपके लिए फ्यूचर वैल्यू होगा। तो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये की, यानी कि T=0 को प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये, इसकी कल की वैल्यू यानी कि कैश इनफ्लो इन द फ्यूचर जो मैं सोच रहा था, यानी कि फ्यूचर वैल्यू मेरी एक्सपेक्टेड थी 110 रुपये। मतलब किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उसकी जो वैल्यू है, यानी कि उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू वो 110 रुपये हो जाएगी अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट 10% यूज़ करता हूँ तो। लेकिन उसकी एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? उसकी एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू हो गई 112 रुपये। जैसे मेरे एग्जांपल में वो शेयर की प्राइस 110 नहीं रही, वो 112 हो गई। यदि अगर आप यहाँ पर सेम एक्सपेक्टेड रेट 10% से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? यानी कि एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू 112 रुपये की आज की वैल्यू अगर आप निकालोगे कितनी आएगी? तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट का पावर टी, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 112 रुपये जो एक साल के बाद खड़ा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 का पावर 1, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 101.81। मतलब कहना ये चाहिए कि मैंने आज 100 रुपये एक शेयर में लगा दिए, यानी कि 100 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू का शेयर है वो, उसकी कल की वैल्यू मेरी एक्सपेक्टेशन थी 110 रुपये, बट एक्चुअली में हो गया 112 रुपये।
अगर 112 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो शेयर 101.81 का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 101.81 का होगा और मेरी एक्सपेक्टेशन यानी मेरा जो एक्सपेक्टेड रेट है 10%, उस रेट पर अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूं तो 112 रुपये आ जाएगी, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी सेम हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट इनके 101.81 उस शेयर की प्राइस होनी चाहिए। एज पर माई कैलकुलेशन, अगर कल मुझे 112 रुपये मिलेगा, यानी कि एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू 112 रुपये है, उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं अपनी एक्सपेक्टेड रेट के साथ, तो 101.81 का वो शेयर होना चाहिए। बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट इज़ 100 रुपीज़, बट वो शेयर तो मुझे आज 100 रुपये में मिल जा रहा है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं 1.81 का फ़ायदा हो जा रहा है। दिस इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि एनपीवी। तो व्हाट इज़ एनपीवी? एनपीवी का मतलब है आप दो प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करते हो। पहली प्रेजेंट वैल्यू है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट, एंड दूसरी होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट। इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों कहा जाता है? इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप दो प्रेजेंट वैल्यू को आपस में नेट कर रहे हो, यानी कि एक प्रेजेंट वैल्यू में से दूसरी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर रहे हो। तो एनपीवी का मतलब होता है दो प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना। वन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट, यानी 112 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%, और दूसरा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू, यानी कि 110 रुपये एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट, यानी कि 10%। तो इस तरीके से हमने 100 रुपये एंड 101.81 को कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि एन पी वी 1.81 है, यानी कि पॉजिटिव है। मतलब उस शेयर की प्राइस होनी चाहिए 101.81, लेकिन है 100 रुपये। तो दिस इज और एन पी वी का कंसेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आईआरआर का कंसेप्ट। आईआरआर क्या होता है? तो आईआरआर एक तरीके का रेट होता है, यानी कि परसेंटेज में रेट होता है, एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू एट दैट एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट। मतलब ये एक ऐसा रेट होता है जहाँ पर एनपीवी ज़ीरो हो जाता है। अगर मैं अपना एग्जांपल जो मैंने एनपीवी में लिया था उसकी बात करके चलूँ, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रेट यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 10% यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण दो वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। 110 का प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये आ रहा है और 112 का प्रेजेंट वैल्यू 101.81 आ रहा है। तो अगर हमको एक ऐसा रेट मिल जाए जहाँ पर इन दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 101.81 और 100 रुपये, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों अगर सेम हो गई तो एनपीवी ज़ीरो आ जाएगा। तो आईआरआर ही ऐसा रेट होता है जहाँ पर एनपीवी ज़ीरो होता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू एट द एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू एट द रेट एक्सपेक्टेड रेट। एग्जाम्पल के तौर पे आज 100 रुपये किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है और एक साल के बाद उसकी वैल्यू 145 हो जाएगी। कौन सा रेट यूज़ करूँ, यानी कि किस रेट पर वो 145 हो जाएगी? तो यहाँ पर हम लोग इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करेंगे। इंटरपोलेशन कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। कि अगर आप 40% रेट यूज़ करोगे, यानी कि 100 रुपये को 40% के रेट से कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 100 रुपये प्लस 40% ऑफ 100 रुपये, यानी कि 140 रुपये। यानी कि आपकी एक्चुअल फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 140, लेकिन मुझे तो 145 चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 50% रेट यूज़ कर लिया। 50% का अगर रेट यूज़ करता हूँ, मतलब 100 रुपये को 50% के रेट पर कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ, तो 100 रुपये मिलेंगे प्लस 50% और 100 रुपये, यानी कि 50 रुपये। तो कुल मिला के 150 रुपये मिलेंगे, 150। तो ये भी 145 नहीं है। तो एक वैल्यू आपकी 145 से नीचे आई, एक वैल्यू आपकी 145 से ऊपर आई, यानी कि 140 एंड 150 आई आपकी वैल्यूज़। तो आपका जो रेट होगा वो 40% और 50% के बीच का होगा। इंटरपोलेशन ये कहता है कि अगर आपने रेट को 10% बढ़ाया, आपने 40% के रेट से 50% आप चले गए,
यानी कि 10% हमने रेट बढ़ाया तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो 10 रुपये बढ़ गई, यानी कि 140 रुपीज़ से 150 रुपीज़ हो गई। लेकिन आपको कितना फ्यूचर वैल्यू बढ़ाना है? आपको 140 रुपीज़ में 5 रुपये बढ़ाने हैं टू मेक इट 145। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मैं 10 रुपये बढ़ाता हूँ, यानी कि 10 रुपये की मुझे बढ़ोतरी मिलती है, अगर 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो अगर 5 रुपये की बढ़ोतरी मुझे चाहिए तो कितना मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एक चॉकलेट अगर 5 रुपये की है तो 4 चॉकलेट कितने रुपयों की होगी, तो मैं बोलूँगा 5 इंटू 4 20 रुपयों की। यहाँ पर भी वही करेंगे कि अगर 10 रुपये बढ़ा रहे हैं तो 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, 5 रुपये बढ़ाना है तो कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इट विल बी लाइक 10% अपॉन ₹10, यानी कि 10% अपॉन ₹10 मल्टीप्लाई बाय ₹5, यानी कि 5% आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो 40% है ना, उसको 10% मत बढ़ाओ, उसको 5% बढ़ाओ। अगर उसको 5% बढ़ाओगे तो आंसर आएगा 45%, एंड दिस रेट इज़ द IRR। यानी कि अगर आपका रेट यहाँ पे 45% है, तब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, यानी कि 145 रुपीज़ की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो एट द रेट 45%, तो 100 रुपये के बराबर होगी। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का कैश आउटफ्लो आज किया है 45% के रेट पे, और कल अगर आपको 145 का कैश इनफ्लो होगा, तो आप ये कह सकते हैं दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, यानी कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 145 इज़ 100, यानी कि कैश आउटफ्लो। तो कुल मिला के आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो ऐसा तब होता है जब रेट IRR होता है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दैट जब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द कैश आउटफ्लो, तो जिस रेट पर ऐसा हुआ है वो रेट कहलाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि IRR। तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था दैट द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस रेट का पावर टी। 100 रुपये इज इक्वल टू 145 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.45 का पावर 1। तो 100 रुपये इज इक्वल टू 145 रुपीज़ डिवाइड बाई 1.45 का पावर 1, यानी कि कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये तभी पॉसिबल है जब आपका रेट है IRR। इसको दूसरे एंगल से समझते हैं, यानी कि 100 रुपये इज इक्वल टू 145 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.45 का पावर 1। तो अगर मैं 145 को अलग कर दूं तो मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 0.45 का पावर 1 से। इसे हम कहते हैं PVIF, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो अगर 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 145 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय PVIF रेट कॉमा पीरियड, यानी कि 45% कॉमा 1। तो जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस 0.45 का पावर 1, उसको हम लोग PVIF बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर में एक रेट लिखते हैं और पीरियड लिखते हैं। मेरा रेट साल भर का है और मेरा पीरियड भी साल भर का है। रेट यानी कि 45% पर एनम है और पीरियड मेरा ईयर्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि रेट और पीरियड शुड बी इन लाइन। तो इस तरीके से PVIF एक वर्ड होता है, इसके साथ आपको familiar हो जाना चाहिए। यानी कि कहीं पर अगर आपको PVIF 45% कॉमा 1 लिखा हो तो आपको समझना है दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 0.45 का पावर 1, यानी कि 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 145 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 0.689655। तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और ये वैल्यू निकालते हैं। तो कैलकुलेटर में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 1 डिवाइडेड बाय 1.45 और इक्वल टू कर दूंगा। तो मेरा आ गया 0.689655। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 145 से, तो 99.9999 आ रहा है, विच इज़ नथिंग बट 100 रुपीज़। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये जो हमने किया 1 अपॉन 1 प्लस 0.45 का पावर 1, दिस इज़ नथिंग बट PVIF। इस वर्ड को आपको याद करके चलना है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा IRR काम करता है, यानी कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो
इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं दैट t इज इक्वल टू 0 यानी कि टुडे, t इज इक्वल टू 1 ईयर एंड t इज इक्वल टू 2 ईयर। t इज इक्वल टू 2 ईयर पर एक कैश फ्लो खड़ा है, भले कैश इनफ्लो हो या कैश आउटफ्लो हो, उसको मुझे पुल करना है अगर मैं ऐसा बोलूँ, या अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में एक वैल्यू खड़ी है, उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो कहीं पर भी अगर आप ये वर्ड देखेंगे, पुल करना कैश फ्लो को, या फिर डिस्काउंट करना कैश फ्लो को, या टानना कैश फ्लो को, ये जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, इनका मतलब यही होता है कि फ्यूचर में एक वैल्यू खड़ी है, उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। रेट मान के चलो 45% है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा यूजिंग द फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट का पावर टी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 145 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.45 का पावर 2, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस 0.45 का पावर 2। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि इसे ही हम लोग PVIF बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलते हैं। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 145 इंटू PVIF 45% कॉमा 2, तो 45% मेरा रेट हो गया, यानी कि 45% पर एनम रेट हो गया, और 2 यानी कि 2 ईयर्स। तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और PVIF 45% कॉमा 2 निकालते हैं। तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1.45 इक्वल टू, ये जो आंसर आया है ये पावर 1 आया है, बट मेरे को पावर 2 चाहिए। ये देखिए 1 अपॉन 1 प्लस 0.45 का पावर 2, तो मैं इक्वल टू फिर से दबाऊंगा। अब ये जो आंसर आया ना, ये आंसर पावर 2 वाला है, यानी कि 0.47562। तो हमारा आंसर आ गया 0.47562, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू 145 इंटू 0.47562, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 68.9655। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू आती है। अगर 2 साल बाद 145 रुपीज़ खड़ा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैश फ्लो को पुल करना है एट द रेट 45%, तो मेरा आंसर आएगा 68.9655। ठीक है, तो इस तरीके से PVIF काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब होता है या तो पीरियोडिक पेमेंट्स या तो पीरियोडिक रिसिप्ट्स। पीरियोडिक पेमेंट्स का मतलब होता है, एग्जाम्पल लेते हैं लोन। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो t=0 को आपको कैश मिलेगा, मतलब आपकी जेबों में पैसा आएगा, यानी कि कैश इनफ्लो होगा, यानी कि लोन का पैसा आपको मिल जाएगा t=0 में। फिर आपको हर साल लोन चुकाना है, आपको फिक्स्ड कैश आउटफ्लो होगा। मान के चलो 1 ईयर के एंड पे, फिर सेकेंड ईयर के एंड पे भी आपको फिक्स्ड कैश आउटफ्लो होगा। यानी आपकी जो EMI है वो ईयरली जाती है, यानी कि साल के एंड में आप EMI पटाते हो मान के चलो, तो आपकी जो एन्युटी होगी दैट विल बी द फिक्स्ड कैश आउटफ्लो। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपका जो पीरियोडिक पेमेंट्स है, यानी कि आपका एक फिक्स्ड कैश आउटफ्लो है। मतलब अगर आपको आज एक कैश इनफ्लो हो रहा है तो पीरियोडिक यानी कि फिक्स्ड कैश आउटफ्लो एट पीरियोडिक इंटरवल्स आप पे करोगे, दैट इज़ योर एन्युटी। ठीक है, और अगर मैं पीरियोडिक रिसीट्स की बात करूं, तो एग्जांपल लेता हूँ रेंट ऑफ अ हाउस। तो आपके पास एक घर था, एक हाउस था, जिसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, तो t=0 तो आपको कैश आउटफ्लो हुआ होगा, यानी कि आपको घर बनाना पड़ा होगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना पड़ा होगा घर, या फिर परचेज करना पड़ा होगा घर। तो t=0 को मान के चल रहा हूँ कि आपने घर बनाया तो आपके जेब से पैसा गया, और आने वाले समय में आप जो रेंट वसूल रहे हो वो एनुअल है, यानी हर साल के अंत में आप रेंट वसूलोगे। तो सिंस हर ईयर एंड पे आप रेंट वसूलोगे, आपको फिक्स्ड कैश इनफ्लो होगा एट ईयर एंड्स, यानी कि t=1 ईयर एंड पे आपको कुछ पैसा मिलेगा, यानी कि एनुअल रेंटल मिलेगा। फिर t=2 ईयर में भी आपको फिक्स्ड कैश इनफ्लो होगा। तो पीरियोडिक रिसीट्स का मतलब है कि आज आपका कैश आउटफ्लो हो गया और आने वाले समय में आपको फिक्स्ड कैश इनफ्लो होगा।
तो यहाँ पर जो फिक्स्ड कैश इनफ्लो हो रहा है इसको भी एन्युटी बोलते हैं, और यहाँ पर जो फिक्स्ड कैश आउटफ्लो हो रहा है इसको भी एन्युटी बोलते हैं। तो एन्युटी का मतलब हो गया पीरियोडिक पेमेंट्स होना या फिर पीरियोडिक रिसीट्स होना। ठीक है। एन्युटी दो तरह की होती है, एक होता है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी रेगुलर का मतलब होता है फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। हमारे केस में मेरा कैश इनफ्लो 0 पीरियड पे हो रहा था, पर जो कैश आउटफ्लो है वो ईयर एंड पे हो रहा था, यानी कि थोड़े समय बाद हो रहा था। और अगर यहाँ पर हम पीरियोडिक रिसीट्स की बात करेंगे तो कैश आउटफ्लो 0 पीरियड में हो रहा था, यानी टी इक्वल टू 0 यानी कि टुडे, और जो कैश इनफ्लो हो रहा था वो ईयर एंड पे हो रहा था, यानी कि पीरियड एंड पर हो रहा था। तो ये हमारा एन्युटी रेगुलर का एग्जाम्पल है। अगर हम एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट की बात करते हैं तो पहला पेमेंट या रिसीट इन द फर्स्ट पीरियड ही होता है, यानी कि यहाँ पर जब मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है तभी मेरा कैश आउटफ्लो भी चालू हो जाएगा। अगर यहाँ पर यानी कि कैश इनफ्लो यानी कि टी टू 0 पर ही मेरा अगर कैश आउटफ्लो होता, यानी कि पीरियड के स्टार्ट में, यानी कि हर पीरियड के स्टार्ट में मेरा पीरियोडिक पेमेंट होता तो मैं कहता एन्युटी ड्यू है या एन्युटी इमीडिएट है। अगर पीरियोडिक रिसीट्स की बात करूं तो जिस समय मेरा घर बन के रेडी हो गया उसी समय मुझे रेंट मिल गया, यानी कि 0 पीरियड पर ही रेंट चालू हो गया और उसके बाद रेंट मिलता रहा, तो मैं कहूँगा एन्युटी ड्यू है या एन्युटी इमीडिएट है। बट ये जो एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, ये एन्युटी रेगुलर का था, यानी कि आज मेरा इनफ्लो हो रहा है लोन के केस में और 1 साल के बाद से मैं चालू करूँगा कैश आउटफ्लो यानी कि पैसा देना। और रिसीट्स के केस में आज मैंने घर बना के रेडी कर दिया, लेकिन जो एनुअल रेंटल है वो 1 साल के बाद से चालू करूँगा वसूलना। हमारे कोर्स में बहुत सारा एन्युटी रेगुलर का यूसेज है, इसलिए मैंने एन्युटी रेगुलर ही डिस्कस किया, और आने वाले डिस्कशन में भी हम लोग एन्युटी रेगुलर को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि टी इजिकल टू 0 यानी कि टुडे मैंने कैश आउटफ्लो कर दिया 29.71 का। मान के चलो मैंने कुछ बनाया या कुछ ख़रीदा या कुछ इन्वेस्टमेंट किया जिसके कारण मेरे जेब से पैसे चले गए 29.71। ऑन व्हाट कंडीशन? एट अ कंडीशन दैट 3 सालों तक टी इज टू 1 ईयर, टी इज टू 2 ईयर और टी इज टू 3 ईयर तक मुझे 15-15 रुपये तीनों साल के अंत में मिलेंगे, यानी कि फ़िक्स्ड कैश इनफ्लो मुझे होगा, यानी कि फ़िक्स्ड फ्यूचर वैल्यू। तो सिंस मैंने थोड़ी देर पहले कैश फ्लो को लिंक किया था प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के साथ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 29.71 का प्रेजेंट वैल्यू चला गया और फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू मुझे मिलेंगे आने वाले सालों में, यानी कि आने वाले 3 सालों में 15 रुपये, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 15 रुपये डिवाइडेड बाई 1 + रेट का पावर 1। तो जो फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर जो 15 रुपये 2 सालों बाद खड़ा है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ₹15 अपॉन 1 + रेट का पावर 2 प्लस 15 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1 + रेट का पावर 3। तो इस तरीके से 15 रुपीज़ का प्रेजेंट वैल्यू आता जाएगा। तो अगर मैं 15 को कॉमन ले लूँ तो मेरा बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 15 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 + रेट का पावर 1, 1 + रेट का पावर 2, 1 + रेट का पावर 3। तो मेरा एन्युटी का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू विच इज़ द एन्युटी मल्टीप्लाई बाय PVAF। PVAF का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट कॉमा टी। थोड़ी देर पहले हमने PVIF सीखा था, ये देखिए इस तरीके से PVIF सीखा था रेट कॉमा टी। यहाँ पर हमको PVAF यूज़ करना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज़ करना है, यानी कि पीरियोडिक पेमेंट्स या पीरियोडिक रिसिप्ट्स की बात चल रही है। तो मेरा एन्युटी का फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फाइनली हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू, दिस इज़ नथिंग बट द एन्युटी मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट कॉमा टी। हमारे एग्जाम्पल में ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ₹15 मल्टीप्लाई बाय PVAF 24% कॉमा 3। मान के चलो मैं रेट 24% लेके चल रहा हूँ, तो 15 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.24 का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 + 0.24 का पावर 2
प्लस 1/1 प्लस 0.24 का पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि PVAF कैसे निकलता है। तो कैलकुलेटर में आपको 1 डिवाइडेड बाय 1.24 इक्वल टू कर देना है। तो ये आपका ये वाला वैल्यू आ गया 1/1 प्लस 0.24 का पावर 1। मेमोरी प्लस यानी कि m प्लस होगा फंक्शन, उसको दबा दो m प्लस, तो ये सेव हो गया। फिर आपको इसमें जोड़ना है 1/1 प्लस 0.24 का पावर 2, तो इक्वल टू कर दो। ठीक है, तो 0.65 समथिंग आया। इसका भी मेमोरी प्लस यानी m प्लस कर दो, तो ये वाला जो वैल्यू है ये पहले वाली वैल्यू में जुड़ गया। फिर आपको क्या करना है, फिर इक्वल टू दबाना है, तो अब आपका आ गया 1/1 प्लस 0.24 का पावर 3। इसको भी कर दो मेमोरी प्लस, मतलब तीनों वैल्यूज जुड़ चुकी हैं। इसकी अगर आपको फाइनल वैल्यू देखनी है तो आपको दबाना है MRC यानी कि मेमोरी रिकॉल। MRC दबाऊंगा तो आया है 1.98130। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 15 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1.98130। तो दिस इज और PVAF 24%, 3 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आ गई 29.71। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एन्युटी काम करता है और PVAF काम करता है, जो कि हमने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया। जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी यानी कि फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVAF रेट कॉमा टी। नोट, हम PVIF कहाँ पर यूज़ करते हैं और PVAF कहाँ यूज़ करते हैं? तो जहाँ पर सिंगल फ्यूचर वैल्यू है यानी कि कोई सिंगल कैश फ्लो है जिसको पुल करना है, तो वहाँ पर PVIF यूज़ करते हैं। और जहाँ पर फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू है यानी कि फिक्स्ड कैश फ्लो है यानी कि एन्युटी नेचर का है यानी पीरियोडिक नेचर का है, वहाँ पर PVAF यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि PVIF निकालना है या PVAF निकालना है। मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि अगर आपको एक सिंगल कैश फ्लो यानी कि सिंगल फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप PVIF करेंगे। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू यानी कि आने वाले समय में पीरियोडिकली वो फिक्स्ड है यानी कि फिक्स्ड फ्यूचर वैल्यू यानी कि पीरियोडिक फ्यूचर वैल्यूज़ का अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, वहाँ पर आप PVAF यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कहाँ पर PVIF यूज़ करना है और कहाँ पर PVAF यूज़ करना है। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दैट द प्रेजेंट वैल्यू यानी कि PV कम्स वन पीरियड बैक। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि t इज इक्वल टू 0 यानी कि टुडे, t इज इक्वल टू 1 ईयर, t इज इक्वल टू 2 ईयर, t इज इक्वल टू 3 ईयर। मैंने बहुत बार एग्जांपल में प्रेजेंट वैल्यू t इज इक्वल टू 0 में कैलकुलेट किया है। मान के चलो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू t इज इक्वल टू 1 ईयर पे चाहिए, तब क्या करूँगा? तब मैं क्या करूँगा, t इज इक्वल टू 2 ईयर का कैश फ्लो पुल करूँगा, t इज इक्वल टू 3 ईयर का कैश फ्लो पुल करूँगा। यानी कि आई विल नॉट यूज़ द कैश फ्लो एट t इज इक्वल टू 1 ईयर, यूज़ द कैश फ्लो आफ्टर t इज इक्वल टू 1 ईयर। मतलब जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आपको चाहिए उसके आने वाले कैश फ्लोज को पुल करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो एक पीरियड पीछे आती है, यानी कि सेकेंड ईयर का कैश फ्लो पीछे आता है यानी कि 1 ईयर पे आता है। थर्ड ईयर का कैश फ्लो आप 2 साल पीछे बुला रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो इट कम्स वन पीरियड बैक, यानी कि जिस चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो वो एक पीरियड पीछे आती है। यानी कि t टू 2 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपका t टू 1 ईयर पे आएगा। t टू 3 ईयर का मैंने 2 साल पीछे बुलाया यानी कि 1 ईयर पे आया। ठीक है, तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको t इजिकल टू 1 ईयर का कैश फ्लो नहीं यूज़ करना है टू अराइव एट द प्रेजेंट वैल्यू t इजिकल टू 1 ईयर। ठीक है, तो इसका फाइनली मतलब निकलेगा कि जहाँ पर भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उसके आगे वाले कैश फ्लोज को पुल करना है, उस कैश फ्लो को कुछ नहीं करना। यानी कि अगर यहाँ पर 50 रुपये लिखा है तो मुझे इसको इग्नोर करके चलना है, इसको यूज़ नहीं करना, आगे वाले कैश फ्लोज को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जाम्पल का जो डेटा है उसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। t इज इक्वल टू 0 29.71 चले गए, t इज इक्वल टू 1 ईयर 15 रुपये आ गए, t इज इक्वल टू 2 ईयर 15 रुपये आ गए, t इज इक्वल टू 3 ईयर 15 रुपये आ गए। तीनों की हमने अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाली 24% के रेट से। पहली प्रेजेंट वैल्यू आएगी 12.09, यानी कि 12.09 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15 रुपीज़ स्टैंडिंग एट t इज इक्वल टू 1 ईयर। दूसरा जो 15 रुपये है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला 24% के रेट से 9.75 रुपीज़,
तो 9.75 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15 रुपीज़ स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 2 ईयर। और जो 15 रुपये थर्ड ईयर के एंड पे खड़ा था उसको पुल किया, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली एट द रेट 24%, तो आपकी आएगी 7.87। दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15 रुपीज़ स्टैंडिंग एट ईयर एंड 3। तो ये जो 12.09 वगैरह आया है वो एक्चुअली में यही है 1/1 प्लस 0.24 का पावर 1, 1/1 प्लस 0.24 का पावर 2 एंड 1/1 प्लस 0.24 का पावर 3। इसका अगर आप सम करोगे तो 29.71 आ जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यूज़ आर 12.09, 9.75, 7.87 और जो रेट हमने यूज़ किया उस रेट को हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट या फिर डिस्काउंटिंग रेट 24%। ठीक है, तो इतना नॉलेज तो आपको ऑलरेडी है, बट अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट है, यानी कि अगर मैंने आज 12.09 रुपीज़ इन्वेस्ट किए कहीं पर तो 1 साल बाद वो बन जाएगा 15 रुपये। अगर 9.75 मैंने अगर इन्वेस्ट किया आज तो 2 साल बाद वो बन जाएंगे 15 रुपये। एंड 7.87 मैंने इन्वेस्ट किए कहीं पर एट द रेट 24%, तो 3 साल बाद वो बन जाएगा 15 रुपीज़ यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल होगा 29.71। यहाँ पर जो फ्यूचर वैल्यूज़ है ना वो हैं 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, और यहाँ पर मैं रेट को बोलूँगा री इन्वेस्टमेंट रेट, यानी कि 24%। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और आने वाली जो जर्नी है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है। दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। पहले जब मैं प्रेजेंट वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ वहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर के कैश फ्लोज यानी कि फ्यूचर वैल्यू को पुल करने की बात कर रहा हूँ। और सेकंड केस में आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जिससे कि वो कल जाके फ्यूचर वैल्यू बन जाए, यानी कि 15 रुपये बन जाए। 12.09 को इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए तो 15 रुपये बन गया। 9.75 को इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए तो 1 साल के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट बना होगा, उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा और नया प्रिंसिपल फिर जाके री इन्वेस्ट हो जाएगा फॉर अनदर ईयर, सो दैट द अमाउंट बिकम्स 15 रुपये, यानी कि 15 रुपीज़। सेम गोज़ फॉर 7.87 के पहले साल के अंत में नया प्रिंसिपल बनेगा, फिर दूसरे साल के अंत में नया प्रिंसिपल बनेगा और थर्ड ईयर एंड पे वो अमाउंट बन जाएगा 15 रुपीज़। तो जब जब फ्यूचर वैल्यूज़ की बात की जाएगी तब तब री इन्वेस्टमेंट रेट की बात की जाएगी, और जब जब प्रेजेंट वैल्यूज़ की बात की जाएगी तब तब आपको डिस्काउंट रेट की बात करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट का एक कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर वैल्यू और री इन्वेस्टमेंट रेट का एक कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस एरिया में। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूँ तब मैं री इन्वेस्टमेंट रेट की बात करूँगा, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ तब मैं डिस्काउंट रेट की बात करूँगा। दोनों की वैल्यूज़ यानी कि दोनों में जो रेट है वो तो सेम रहेगा लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज रहेंगी। पहले मैं प्रेजेंट वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, दूसरे में फ्यूचर वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है।